तो ये कहानी एक ऐसे पावरफुल डेमन किंग की जिसके जितना स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन अपने आलसीपन की वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उसके सर में इतना ज्यादा कर्जा जो है। मर्लिन लूसीफर एक सिग्मा मेल है, उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कहानी की शुरुआत में हम मर्लिन को देखते हैं जो कि अपनी वीकली रिपोर्ट लिख रहा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसने पूरे हफ्ते कुछ करा ही नहीं अपनी किंगडम में, सिवाय गेड़िया मारने के अलावा। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि उसके सोल्जर्स ह्यूमन आर्मी के साथ लड़ रहे होते हैं, जहाँ मर्लिन की डेमन आर्मी को उसकी छोटी बहन लिलिथ हैंडल कर रही थी। लिलिथ अपनी पावर से उन सारे सोल्जर्स को गेम में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए वो बैटलफील्ड के बीच में एक दूसरे को चाटने लगते हैं। हम देखते हैं कि इस पावर का असर एक ह्यूमन सोल्जर को नहीं होता, जो कि बड़ी बहादुरी से अब लिलिथ की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ा जा रहा था। हमें यहाँ बताया जाता है कि ये ह्यूमन सोल्जर एक लड़की है, उसका नाम एलिस है और एलिस अपने लैंड ऑफ लाइट की हीरो है। यहाँ एलिस के अटैक से लिलिथ बचती है, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक होती है कि ह्यूमन आर्मी का हीरो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है, और शायद इसी वजह से उसके चार्म का असर उसके ऊपर नहीं हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिलिथ उस शिकार में एलिस के पास जाकर उससे कहती है कि तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम जैसी लड़की मेरे फिक्री कलेक्शन में कितनी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो जिस बात पर एलिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर्स के साथ उसके ऊपर चार्ज कर देती है। तो यहाँ लिलिथ भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, उन दोनों के बीच ही उस शिकार लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लिलिथ के लिए एलिस कुछ भी नहीं थी और इवन की वो उस जगह में उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिस चीज को देखकर एलिस उस जगह में अपनी हॉली स्वॉर्ड को बाहर निकाल देती है, जिस पर लिलिथ को पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये हॉली स्वॉर्ड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो अपने बालों से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसके बाल उस जगह में कट जाते हैं, और इससे पहले कि लिलिथ उस जगह में कुछ कर पाती, हम देखते हैं कि एलिस अपनी पूरी पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसे जमीन में पटक देती है, जिस चीज को देखकर ह्यूमन आर्मी उस जगह में अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। यहाँ मर्लिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका हल्ला सुनकर वो फोकस नहीं कर पा रहा था। यहाँ बाहर हम एलिस को देखते हैं जो कि लिलिथ को हराने के बाद उस जगह में ओवर कॉन्फिडेंट होकर डेमन किंग को चैलेंज करने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर उनकी आर्मी में से जो हॉली प्रिस्ट होता है वो उस जगह में आ जाता है, और वो एलिस से कहता है कि वो डेमन किंग से खुद लड़ेगा, क्योंकि उसे पिछले बार का बदला भी तो लेना है। इस बार वो उस डेमन किंग को दिखा देगा कि कौन इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो उस जगह में अपने सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर देता है। डेमन आर्मी की फट जाती है। यहाँ उस प्रिस्ट के ऑर्डर पर वो मॉन्स्टर पूरी पावर्स को इकट्ठा करने लगता है डेमन आर्मी को एक साथ उड़ाने के लिए, लेकिन एलिस को नहीं लगता कि ये काम सही है। उन्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, हमें बेकसूरों को नहीं मानना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो प्रिस्ट वहाँ पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लाइटनिंग के साथ इस जगह में मर्लिन भी पहुंच जाते हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए वो अपनी पावर्स के साथ उस अटैक को शील्ड कर लेता है और उस जगह में टटलियस एंट्री करते हुए बैटलफील्ड में उतर जाता है, जहाँ वो डायरेक्ट एलिस के सर पे पैर रख देता है, क्योंकि वो उसका छोटा कद होने की वजह से उसे देख नहीं पाया। यह अपने भाई को देखकर लिलिथ उससे चिपक जाती है और उससे कहती है कि अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। यहाँ वो दोनों के दोनों ही भाई बहन एलिस को उस जगह में इग्नोर कर रहे होते हैं, जो कि एलिस की नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती थी। वो उस जगह में उन लोगों से कहने लगती है कि और उन्हें चैलेंज करने लगती है। मर्लिन की फाइनली उसकी तरफ नजर जाती है और वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो जिस पर लिलिथ बताती है कि इंसानों ने भेजा इसको, कह रहे हैं कि हीरो है और इतिहास बदलने आए हैं डेमन आर्मी को मार के। अब इस बात पर मर्लिन एलिस के पास आता है और उसके चेहरे में एक पास से नजर मारता है, जिस चीज को देखकर एलिस उस जगह में रेज हो जाती है। अब इससे पहले कि ये स्टोरी रोमांटिक स्टोरी में बदल जाती, उससे पहले मर्लिन एक चुटकी में उसे हवा में उड़ा देता है और कहने लगता है कि मुझे इंसानों से उम्मीद नहीं थी कि वो 5 फुट के बंदे को मुझसे लड़ने के लिए भेजेंगे जो कि मेरी कमर तक भी नहीं पहुंच पा रही। अब उस जगह में एक चीज थी जिसने मर्लिन का अट्रैक्शन खींचा था, वो थी वो मॉन्स्टर, और मर्लिन को लगता है कि शायद इस मॉन्स्टर से उसका बराबरी का मुकाबला हो सकता है और इसकी मदद से वो अपने कर्ज के पेन को टेम्परेली कम कर सकता है। अब आखिर ये कर्ज है क्या, उसे हमें बाद में बताया जाएगा। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि वो प्रिस्ट मर्लिन से कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ खत्म होने के लिए, क्योंकि पिछले बार का बदला मैं जरूर लूंगा। लेकिन मर्लिन को नहीं आता कि वो किस पिछले इवेंट की बात कर रहा है। तो वो प्रिस्ट उस जगह में उसे याद दिलाने लगता है कि तुम कैसे भूल सकते हो उस दिन को, क्योंकि तुमने अपनी मौत को खुद ही इनवाइट करा है। उस दिन अगर तुमने मुझे बख्शा नहीं होता तो आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत बन के नहीं खड़ा होता।
यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मनमिन को पता चलता है कि अच्छा तुम तो वही हो ना जो पिछली फाइट में मेरे सामने भीख मांग रहे थे। ये कहते हुए कि इस बार जाने तो अगले बार नहीं आऊंगा। जिस बात को सुनकर ह्यूमन आर्मी और हीरो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उनका लीडर ऐसा भी था क्या। यहाँ पर अपनी बेइज्जती होता देख वो प्रिस्ट उस जगह में इस बात को साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि झूठ क्यों बोल रहे हो। और जिसके बाद वो गुस्से में अपने मॉन्स्टर के साथ पावर्स को चार्ज करने लगता है मर्लिन का मुंह बंद कराने के लिए, इससे पहले कि वो उसकी और बेइज्जती करे। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा डरावना और कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी मर्लिन को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये अटैक उसके सर का एक बाल तक भी नहीं हिला सकता। यहाँ इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मर्लिन के ऊपर अटैक करता, मर्लिन अपने स्वॉर्ड के पहले ही स्लैश में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है, जिस चीज को देखकर उस प्रिस्ट की फट जाती है और वो डायरेक्ट मर्लिन के पैरों में आकर उसकी चाटने लगता है, उसे कहते हुए कि बस लास्ट बार छोड़ दो, अगली बार नहीं आऊंगा। और यहाँ वो सारे का सारा ब्लेम एलिस के ऊपर डाल देता है। तभी उसी जगह में हम देखते हैं कि उन सबको एक बेल की आवाज सुनाई देती है। ये मर्लिन के लिए एक अनाउंसमेंट थी कि अगली मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के लिए जो रिकॉर्ड वो तैयार कर रहा था उसने अभी तक एक लाइन भी नहीं लिखी। अब वो वहां जाकर क्या जवाब देगा। इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होकर वो उस जगह से भाग जाता है डर के मारे, जिस चीज पर वो सबके सब बड़े शौक होते हैं। लेकिन एलिस उसे याद दिलाती है कि वो इस वक्त बैटलफील्ड में है और जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो जिस चीज पर मर्लिन जाने से पहले उस जगह में एक और स्वार्ड से स्लैश करते हैं और उस स्लैश से ह्यूमन आर्मी सबके सब उड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एलिस को छोड़ के, जो कि बड़ी मुश्किल से उस अटैक को रोक पाई। यहाँ मीटिंग के अंदर देखते हैं कि मर्लिन को डांट पड़ रही होती कि उसने 0 प्रोग्रेस करी है। तुमने इस हफ्ते करा ही क्या है जो तुम एक लाइन तक भी नहीं लिख पाए। अब इस चीज पर मर्लिन अपना सपोर्ट लेते हुए कहता है कि आपको पता है मैं जस्ट अभी ह्यूमन आर्मी को हरा के आ रहा हूँ। लेकिन इस चीज से उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मर्लिन जो काम नहीं कर पाया वो था उनके लिए प्रॉफिट। मर्लिन के वजह से पहले ही वो लोग इतनी ज्यादा लॉस में हैं। वॉर जीत के आखिर मिला ही क्या, पैसे तो मर्लिन से कमाए नहीं जा रहे। वो इस जगह मर्लिन को बाकी डीमन किंग्स के रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं और उनके कंपेयर में मर्लिन की प्रोग्रेस बिल्कुल 0 है, जिस चीज से गुस्सा होकर मर्लिन उस जगह में कहता है पहली बात तो मैं तुम सारे डीमन किंग्स को इस जगह में अकेले प्रोटेक्ट करता हूँ और मेरे बिना तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बात को देखकर वो लोग उस जगह में मर्लिन का चिट्ठा निकाल देते। उसमें लिखा था कि जितने भी बार मर्लिन बैटलफील्ड में लड़ाई करने के लिए उतरता है उतने बार वो कितना नुकसान करता है और इतना ही नहीं उसके पास है 66 ट्रिलियन का कर्जा। अगर वो पूरी जिंदगी भी अब काम करेगा तब भी वो नहीं चुका पाएगा। और शायद इसी रीजन की वजह से मर्लिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अपनी जॉब को लेकर इतना ज्यादा परेशान है। मीटिंग खत्म होने के बाद मर्लिन सोचता है कि क्यों ना वो इस जगह से भाग जाए, तब जाकर इन निकम्मों को पता चलेगा कि मेरी इम्पोर्टेंस क्या है, मेरे बिना तो ये इस किंगडम को कभी प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और ये कहते हुए वो मन ही मन हंस रहा होता है। ये कहते हुए जब वो उस जगह से निकल ही रहा होता है कि तभी लिलित आकर उसे रोक देती है, जिस चीज पर मर्लिन 2 मिनट के लिए डर जाता है कि वो पकड़ा गया। लेकिन उसकी सांस में सांस तब आती है जब उसे मालूम पड़ता है कि ये कोई नहीं बल्कि उसी की बहन है। वो लिलित को बताते है कि वो जा रहा है इस जगह से और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक इन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और जब तक ये लोग मेरे कदमों में करके मुझे वापस ना बुलाए। और इस बात को सुनकर वो मन ही मन खुश हो रहा होता है। हमें यहाँ ये भी मालूम पड़ता है कि मर्लिन के पास एक तरह का कर्ज है और वो कर्ज सिर्फ तब तक ही शांत रहता है जब तक कि वो किसी पावरफुल बंदे को हरा दे। इसलिए वो चाहता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर काफी सारे एडवेंचर्स करे। लेकिन ललित को मालूम था कि जितना उसका नल्ला भाई फेंक रहा है उसे कुछ भी नहीं पता और उसे मालूम है कि वो एक दिन भी बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अब इस बात पर मर्लिन उसे सच बता देता है कि असल में वो कर्जे में है, उसे 66 ट्रिलियन पैसे वापस लौटाने हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसमें कितने जीरो है। हाँ, अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो शायद मैं ना जाऊँ। तो जिस बात पर लिलित उस जगह में पलट जाती है और अपने भाई को जाने के लिए करेज करने लगती है। यहाँ बैटलफील्ड में हम एलिस को देखते हैं जो कि लास्ट बची हुई सर्वाइवर थी। वहाँ लिलित की प्रेजेंस महसूस करके एलिस उस जगह में बेहोशी की एक्टिंग करने लगती है। लेकिन ऑफ कोर्स लिलित को ये बात मालूम पड़ चुकी थी, लेकिन वो वहाँ पर ड्रामा चालू रखती है। वो एलिस के पास आकर
वहाँ पर अफसोस मनाने लगती कि उसकी जैसी खूबसूरत लड़की को इतनी जल्दी मरना पड़ा। और यहाँ उसकी ओवर एक्टिंग से परेशान होकर एलिस मन ही मन उसे कर्ज कर रही होती है कि आखिर ये चुड़ैल कब जाएगी। यहाँ लिलिथ डिसाइड करती है कि एलिस जैसी खूबसूरती तो उसके फिगरीन कलेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन मैं इसे ले जाऊँ कैसे, ये इतनी बड़ी है, क्यों ना मैं सिर्फ इसकी मुंडी लेकर जाऊँ। और जैसे ही वो अपनी वेपन को उठाती है उसका सर काटने के लिए, वहाँ उसके मजे लेते हुए अब एलिस के देखकर फट जाती है और वो अपना ड्रामा बंद करके अपने प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर लिलिथ उस जगह में हंसने लगती है, कहते हुए कि मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम ड्रामा कर रहे हो। वैसे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी, क्यों ना एक खेल हो जाए। और इसके बाद वो उस जगह में तो डिमोनिक बीस्ट को समन कर देती है एलिस के ऊपर अटैक करने के लिए। बेचारी एलिस वॉर से पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर थी और ये देखकर उसे लिलिथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ मर्लिन को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे खड़ा था और दूर दूर तक देख रहा होता है। अब भले ही वो डीमन किंग है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे कि वो समुद्र को पार कर सके, सिवाय वहाँ पे कुछ बोट्स पड़ी होती है जो कि शायद उन्हीं ह्यूमन आर्मी के लोगों की थी। लेकिन मर्लिन की किस्मत इतनी ज्यादा फूटी थी कि वो सारी की सारी बोट ही फूट रखी थी। और इसके पीछे का वॉर्ड भी मर्लिन को ही जाता है, क्योंकि उसी के अटैक की वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ दूर दूर तक। वैसे उसे एक बोट मिल तो गई है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उसे चलाए कैसे। और इस जगह तो कोई बोट चलाने वाला बचा ही नहीं। बेचारी एलिस दूसरी तरफ उन बीच से अपनी जान के लिए भाग रही होती है और अब उसे पछतावा हो रहा होता है कि उसके मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हीरो बनना इतना भी ज्यादा आसान नहीं। इससे अच्छे तो वो घर में रहकर रोटियां बना लेती और हाउसवाइफ बन जाती। वो उस जगह में अफसोस मनाने लगती है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी जिसने कि खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और वैसे भी अभी तो उसे अपने सपनों का राजकुमार भी नहीं मिला। यहाँ वो गॉड से सिर्फ और सिर्फ एक चांस मारने लगती है। अब काफी देर से भागने की वजह से एलिस ने थोड़ी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लिया था, तो वो उनमें से एक बेस्ट को अपनी पावर से खत्म कर देती है। लेकिन मुसीबत अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरा बेस्ट अपनी ट्रू डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और एलिस के ऊपर भारी पड़ जाता है, जिसे देखकर एलिस समझ चुकी थी कि अब उसके मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी उसी जगह में मर्लिन भी पहुंच जाता है, जो कि आसमान से एंट्री लेकर उस जगह में खास एलिस को बचाने के लिए उस डीमन को अपनी पावर से पपी में बदल देता है। यहाँ मर्लिन एलिस को देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो मनी मन हंसने लगता है, जहाँ उसकी ऐसी हरकतों पर एलिस को बहुत अजीब लगता है और उसे मर्लिन के इरादे सही नहीं लग रहे होते हैं। यहाँ मर्लिन जो कि एलिस से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई तो अब तुम मेरी, और वो उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे बोट में बैठा देता है, जिस चीज पर मर्लिन को समझ में नहीं आता कि आखिर ये चाहता क्या है। लेकिन उसके दिमाग में अजीब अजीब से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जबकि असल में मर्लिन तो बस उसे अपने साथ पैडल चलाने के लिए ले जा रहा था और खुद वो मेन कैरेक्टर की तरह बोट के आगे खड़ा हो रखा था और बेचारी एलिस से पेंडल चलवा रहा था और उसे बार बार टॉन्ट मार रहा था कि उसके हाथ कितने धीरे धीरे चल रहे हैं, जिस चीज पर एलिस को बड़ा गुस्सा आता है कि आखिर ये अपने आप को समझ क्या रहा है। शर्म भी नहीं आ रही मुझ जैसी नाजुक लड़की से काम करवाते हुए, कमीना कहीं का। और वो गुस्से में जबरदस्ती तेज चलाने लगती है। अब हम देखते हैं कि उनके सफर को लगभग 1-2-3 हो चुका था और बेचारी एलिस जो कि एक मशीन की तरह काम कर रही थी, उसके हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मर्लिन उसकी मदद न करके उसे वीक कहने लगता है कि उसने उसके जैसे हीरो पहली बार देखा है, इतना कमजोर, जिस पर एलिस कहती है कि तो खुद ही मार लेना, और इसके बाद वो पेंडल उसकी तरफ फेंक देती है। एलिस नोटिस करती है कि पता नहीं भगवान जाने पर इसके पास बीच समुद्र के बीच से स्टॉक कैसे आया और ये पका क्या रहा है। लेकिन वो जो भी पका रहा था खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी। यहाँ मर्लिन उससे कहता है कि तुम ले सकती हो एक पीस, लेकिन इसके बदले तुम वादा करो कि तुम वापस काम पे लगोगी, जिस चीज पर एलिस बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो इस जगह में अपना ईगो हर्ट नहीं होने देना चाहती थी, बट अफसोस अब उसे भूख लगी थी तो वो अपने आप को नहीं रोक पाती। उसे वो मीट काफी ज्यादा टेस्टी लगती है और जब वो उससे पूछती कि अच्छा ये मीट किस चीज की है, तो मर्लिन उसे बताता है कि वही मॉन्स्टर जिसे कि उसने पपी में बदला था। इस बात को सुनकर एलिस को बहुत अजीब फील होता है। तभी उसी जगह उस मीट की खुशबू से कुछ शार्क्स अट्रैक्ट होने लगती है, जिसे देखकर एलिस की फट जाती है और वो मर्लिन के पास जाकर छुप जाती है। लेकिन मर्लिन को देखते ही वो शार्क उस जगह से डर के मारे भाग जाती है। तो इस पर एलिस बहुत शॉक होती है क्योंकि ये चीज उसे बड़ी स्ट्रेंज लगती है। यहाँ मर्लिन उसे बताता है कि जानती हो इस समुद्र में जितने भी जीव और मॉन्स्टर्स मौजूद है वो सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं और वो पर्सन है मैं। तो इस बात पर एलिस को यकीन नहीं होता
और वो उससे कहती है कि मजाक करने की बात नहीं है, मैंने सुना है कि समुद्र के नीचे काफी बड़ा मॉन्स्टर रहता है और जब भी वो मॉन्स्टर आसपास होता है तो बाकी के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स डर के मारे भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जरूर वो बड़ा वाला मॉन्स्टर आसपास ही होगा। और ये कहते ही उसकी और भी ज्यादा फट रही होती है। वो मर्लिन को बताती है कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा डरावना और खतरनाक है कि हमारे यहाँ के लोग जब भी इस समुद्र से ट्रैवल करते हैं तो वो अपनी बोट्स पर हम लोग पूप लगाते हैं। तो इस बात को सुनकर मर्लिन बड़ा हैरान होता है और उससे कहता है कि तुम इंसान कितने ज्यादा अजीब हो, तभी मैं सोचू तुम्हारी आर्मी से इतनी ज्यादा बदबू क्यों आती है। एलिस उसे समझाती है कि वो इंसानों का पूप नहीं है, वो एक तरह के ड्रैगन का पूप है और वैसे भी उसका पूप किसी महंगे ज्वेलरी से कम नहीं है। उसका रेट आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा है और जिसके पास भी वो ड्रैगन है वो तो करोड़ों का मालिक है। इस बात को सुनकर मर्लिन उससे पूछता है कि तुम सही कह रही हो। यहाँ वो सोचने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो वो ड्रैगन का पूप बेचकर जल्द ही सारे पैसे इकट्ठा कर लेगा कर्जा चुकाने के लिए। और यहाँ इसके बाद वो एलिस को एक पेंडेंट दिखाता है। आज से काफी साल पहले उसने एक ड्रैगन के साथ डील करी थी। यहाँ वो अपनी किस्मत के ऊपर हंसने लगता है कि वो इस दुनिया में सब कुछ कितने जल्दी से हासिल कर लेता है। और जब वो लॉकेट पकड़ के हंस ही रहा था कि उसी वक्त वो लॉकेट समुद्र में गिर जाता है। और यहाँ कुछ देर की शांति के बाद मर्लिन एलिस की तरफ दिखता है, तो जिस बात पर एलिस साफ इनकार कर देती है कि वो नहीं जाएगी, भले ही इसके बदले में पेडल मार के तुम्हें लैंड ऑफ लाइट तक ले जाऊं। तब ये अचानक से उस जगह में वो सी मॉन्स्टर आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और ये वही मॉन्स्टर था जिसके बारे में एलिस ने मर्लिन को पहले अलर्ट कराया था। मर्लिन तो उसे भी हल्के में ले रहा होता है, लेकिन वो सीरियस तभी होता है जब उसे बोट में क्रैक्स दिखाई देते हैं। और इसके बाद वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस चीज को देखकर एलिस के दिमाग में ये बात तो साफ हो चुकी थी कि मर्लिन जितना बदतमीज और एरोगेंट हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो वाकई में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे इससे दूरी रहना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में इनका ये सफर खत्म हो जाता है जब फाइनली वो लैंड ऑफ लाइट में पहुंच जाते हैं। उस जगह उतरने के बाद मर्लिन कहता है कि वाकई में सफर तो बड़ा लंबा था, मैं थक गया। जबकि दूसरी तरफ तो एलिस की पूरी हालत खराब थी क्योंकि वही बेचारी पूरे रास्ते भर बोट चला रही थी और जबकि मर्लिन ने तो कुछ करा ही नहीं। इसलिए इस बात पर वो चिढ़ जाती है, ये कहते हुए कि वो बड़ा ड्रामेबाज है। उम्मीद है कि इसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और ये कहते हुए वो अपना मुंह फेर देती है। बट मर्लिन उस जगह से जाने की वजह बल्कि एलिस के नजदीक आने लगता है और उससे कहने लगता है कि आखिर मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दूं? एक चीज तो रह ही गया तुमसे लेना। और इसके बाद वो उसे उसका आर्मर उतारने के लिए कहता है, जिस चीज पर एलिस शॉक होती है और उसे परवर्ट समझ रही होती है। और जब वो ये करने से मना कर देती है तो मर्लिन खुद ही उसका आर्मर निकाल देता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका फायदा उठाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसका ये हॉली आर्मर बेचकर कुछ दिन चैन से सिटी में रह सके। यहाँ मर्लिन को लग रहा होता है कि ये उसका हक है क्योंकि उसने एलिस की जान बचाई थी, है ना? क्या तुम्हें इस चीज से दिक्कत है? बेचारी एलिस उस जगह में कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसे मालूम था कि वो उससे नहीं जीत पाएगी और वो नल्ला उस जगह में उसे अकेला छोड़कर चले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ उसके कास्टल में हम लिलिथ को देखते हैं, जिसे कि पूरा यकीन था कि उसका नल्ला भाई वापस आ जाएगा क्योंकि वो 2 दिन भी बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। जब उसे ये बात मालूम पड़ेगी कि इंसानों की दुनिया इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ हम एलिस को देखते हैं जिसके आने पर उसका स्वागत नहीं किया जाता बल्कि उसे कोर्ट में पेश किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा आरोप थे। पहला कि वो अकेले वापस आई है, बाकी जितने भी लोग उसके साथ गए थे वो सबके सब मर चुके हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात कि वो अपना मिथरल आर्मर खो चुकी है। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि इसे जनरेशन से जनरेशन हीरोज को पास किया जाता है और तुम जैसी बेवकूफ लड़की के वजह से हम उस आर्मर को खो बैठे। उसकी कीमत लगभग 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है। इतना ही नहीं, उसे उसके हीरो के पद से भी निकाल दिया जाता है। इस चीज को सुनकर एलिस उस जगह में बड़ी हैरान होती है और उससे कहती है कि एटलीस्ट मुझे तो कुछ बोलने दो, ये मेरी गलती नहीं है, ये सब कुछ उस डीमन किंग की गलती है। उसने जबरदस्ती मुझसे वो आर्मर छीन लिया। लेकिन जज उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और इसी ऑर्डर को फाइनल कर देता है। अब हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट को लगभग 1 साल से भी ऊपर हो चुका था एलिस, जिसने कि अब छोटा मोटा काम ढूंढ लिया था। जहाँ इस वक्त हम उसे एक शिप में देखते हैं जहाँ वो पायरेट्स के अगेंस्ट थी क्योंकि उसका टास्क मेयर की डॉटर को बचाने का था। यहाँ वो पायरेट्स उसके ऊपर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। तो जिस चीज पर एलिस भी उस जगह में अपना ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन करके उनके ऊपर जैसे अटैक करती है, वो पायरेट्स उसे बड़ी आसानी से हरा देते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और इससे पहले कि वो एलिस को खत्म करते, हम देखते हैं कि अचानक से उस जगह में एक बंदा हीरो जैसी एंट्री लेता है, जिस चीज पर मर्लिन और वो दूसरी लड़की दोनों के दोनों बड़े इम्प्रेस होते हैं। यहाँ मर्लिन उन पायरेट्स को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि वो तो उसके पैर के नीचे है, इसलिए
वो उनसे माफी मांगता है और उनको खड़ा करता है और उनसे कहता है कि वैसे तो हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अफसोस मुझे तुम्हें मारना होगा अपने कर्ज के पेन को कम करने के लिए। और इस बात को कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और उन लोगों के 2 टुकड़े कर देता है। अब उसकी स्वॉर्ड से निकला हुआ स्लैश इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो पीछे मौजूद जितनी भी शिप थी वो सब की सब भी तबाह हो जाती है। हमें मालूम पड़ता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मर्लिन है, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आया, लेकिन एलिस उसे नहीं पहचान पाती। उसे लगता है कि शायद वो उसके सपनों का प्रिंस चार्मिंग है, जो कि उस जगह में उसे बचाने के लिए आया है। अब रात का टाइम था, इस वजह से वो मर्लिन की शकल ढंग से नहीं देख पा रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि उसी का दुश्मन है और वो निपियो की तरह उसके ऊपर क्रश करने लगती है। वो जैसे उसके नजदीक आती है, मर्लिन उस जगह से चले जाता है क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसके जाने के बाद उस जगह में रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं, जो कि रिपोर्टिंग देने लगते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही नाइट ब्लेड है, जिसने 1 साल के अंदर इतनी ज्यादा तबाही मचाई हुई है नेशन में, और आज भी उसने कई सारी शिप्स को तबाह कर दिया। इस बात को सुनकर एलिस उस जगह में उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं था, असल में उसने तो मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को बचाया। इतना ही नहीं, वो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है और अब तो मेरा क्रश भी है। उसकी बातों को सुनकर उस जगह में वो रिपोर्टर ही डर जाती है। फाइनली एलिस जब घर पहुंचती है तब वो उस जगह में उस मनी को इकट्ठा करने लगती है जो उसने आज के मिशन से कमाए हैं। वो देखती है कि उसके पास लगभग काफी पैसे हो चुके हैं। एक एक सिक्के जोड़ के उसने लगभग 10,000 सोने के सिक्के इकट्ठा कर चुके हैं, जो कि कोई कम कीमत नहीं है। इतने में तो वो कितनी सारी ड्रेसेस ले सकती है, लेकिन नहीं, वो ये काम तो अपना डेब्ट चुकाने के लिए कर रही है और डेब्ट चुकाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ 49.99 मिलियन रुपए चाहिए। और जब उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसका 1% भी नहीं जोड़ पाई, तो उसे मालूम पड़ता है कि वो कितनी ज्यादा पानी में है। और यहाँ वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार मर्लिन को ठहरा देती कि ये सब कुछ उसके वजह से हो रहा है। जो गलती मैंने करी ही नहीं है उसकी सजा मिल रही है मेरे को, और एक बार वो मुझे दिख गया ना तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। ये कहते हुए वो गुस्से में काफी तेज से टेबल में मारती है, जिस वजह से उसके नेक्स्ट मिशन वाला पोस्टर खराब हो जाता है चाय गिरने की वजह से। अब पोस्टर में जो बंदा मौजूद था उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर मालूम था कि अगर उसने ये टास्क कर लिया तो उसे 5000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। वो उस तस्वीर को थोड़ी गौर से देखती है और उसे लगता है कि ये चेहरा कहीं देखा देखा सा है। फिर वो सोचती है कि छोड़ो। यहाँ वो अपने मिशन में जाने से पहले नाइट ब्लेड की ब्लेसिंग्स लेती है और उसके पोस्टर को किस करने लगती है कि फाइनली वो एक दिन अपने डेप्ट को इकट्ठा कर लेगी। डेप्ट का नाम सुनकर उसे फिर से मर्लिन की याद आ जाती है और वो उसे कर्ज करने लगती है कि काश उसका डेप्ट मुझसे भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। यहाँ दूसरी तरफ हम मर्लिन को देखते हैं, जिसने कि 1 साल के अंदर काफी बड़ा नाम कमा चुका है, वो भी एक वांटेड क्रिमिनल के लिस्ट में। अब उसे इस चीज का फर्क नहीं था, बल्कि इस चीज का था कि एटलीस्ट कम से कम ढंग का पोस्ट तो ले लेते पोस्टर में। और इतना ही नहीं, इन बेवकूफ इंसानों ने मेरी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5000 गोल्ड कॉइन रखी है। आखिर इन्हें क्या मालूम कि मैं तो टीमन किंग हूँ। मर्लिन हमें बताता है कि पता नहीं किस बंदे ने उसे इतना खतरनाक कर्ज कर रखा है कि वो जब से इस जगह में आ रखा है तब से उसका एक भी काम नहीं बन रहा। उसने सोचा था कि शायद वो मिथरल आर्मर बेचकर वो काफी अच्छे पैसे कमा लेगा, लेकिन उसने 10 ही दिन में सारे पैसे उड़ा दिए और अब उसे सरवाइव करने के लिए लोगों को स्कैम करना पड़ रहा है। और अब वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में कुछ तो चोर आकर उसका रास्ता रोक देते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। तो जिस चीज पर मर्लिन उस जगह में उन्होंने रिवर्स कार्ड निकालकर उन लोगों से उन्हीं के पैसे मांगने लगता है। तो जिस चीज पर उन दोनों चोरों को लगता है कि कहीं उनका सामना किसी दूसरे चोर से तो नहीं हो गया, मर्लिन बताता है कि उसके पास वाकई में 1 भी रुपए नहीं है। तो उसे थोड़ी देर देखने के बाद वो लोग उस जगह में उससे उसकी स्वाड मांगने लगते हैं। तो मर्लिन बताता है कि वो ये स्वाड नहीं दे सकता और अगर तुम्हें वाकई में अपनी जान की परवाह है तो इस जगह से चले जाओ। उसकी ऐसी बातों पर वो दोनों के दोनों एक दूसरे के चेहरे में देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो मर्लिन की बातों से बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। इवन की जो बड़ा वाला चोर होता है वो अपनी पावर्स को दिखाने के लिए अपनी जेब से एक सेब को निकालकर अपनी स्वाड से छील देता है, ये कहते हुए कि इसे असली स्किल्स कहते हैं। मर्लिन जो कि अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर अब उस जगह में उन्हें अपनी स्किल्स दिखाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वो छोटे चोर को पीछे रहने के लिए कहता है। वो बड़े वाले को सामने खड़ा कर देता है। अपनी स्वाड निकालते ही वो उस बड़े वाले चोर के 10 टुकड़े कर देता है। उसके टुकड़े होते ही वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक गॉब्लिन था। और छोटा वाला भी, छोटा वाला ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी फट जाती है। वो उस जगह से भाग जाता है। उस जगह में वो छिला हुआ एप्पल छोड़कर, जिसे कि बाद में मर्लिन खा लेता है। यहाँ वो छोटा गॉब्लिन अपने सरदार को जाकर ये बात बता देता है, जो कि कब से मौका ढूंढ रहा था इंसानों के ऊपर अटैक करने का, और अब तो ये अच्छा मौका है क्योंकि यही तो उनकी चाल थी।
पहले उन्होंने अपने लोगों को ह्यूमन फॉर्म में इंसानों के साथ लड़ाई करानी थी, जिससे कि उनकी पीस ट्रीटी टूट जाए और वो फिर इस मौके का फायदा उठाए। यहाँ वो गॉब्लिन किंग उस जगह में सबको ऑर्डर दे देता है कि जाओ जाकर इंसानों की जगहों में तबाही मचा दो और जो भी सामने दिखे उन सबको लूट लेना। बस इस बीच औरतों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका मिशन उन्हें स्लेव बनाने का है। फिर दूसरी तरफ हम लिलिथ को देखते हैं, जिसे कि अपने भाई का लेटर मिलता है जहाँ मलिन उसे बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में वो काफी अच्छे से रह रहा है। इस वक्त उसके पास रहने के लिए काफी शानदार और लग्जरियस महल है, जबकि हकीकत में तो उसका अपोजिट था। उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि जब से मलिन ह्यूमन वर्ल्ड में गया है तब से सारी की सारी लड़कियां उससे ऑटोग्राफ मांग रही हैं, जबकि रियलिटी में तो वो बॉन्टी हंटर से जो कि अपने पैसे मांग रहे हैं उससे। बट इसके बावजूद भी लेटर में लिखा होता है कि वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जी रहा है और तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कि वो लोग मेरे पैरों में आकर खुद मुझे वापस ले जाने के लिए भीख नहीं मांगते। अब जब इतना उसके भाई ने लेटर में लिखा था तो लिलिथ को लगता है कि शायद वो सच कह रहा है। या हम मलिन को देखते हैं जो कि एक नई जॉब के लिए जाता है, लेकिन जॉब के पहले दिन ही वो गड़बड़ कर देता है। और यहाँ जब वो ओनर मलिन को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है कि ये तो वही बंदा है ना। यहाँ मलिन को लगता है कि शायद ये पहला बंदा है जिसने मुझे एज अ डीमन किंग पहचान लिया। वो मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन वो बंदा उसे इसलिए पहचान लिया क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड है और उसके ऊपर 5000 गोल्ड कॉइन की रकम भी है। यहाँ मर्लिन को देखकर वो उस जगह में चिल्लाने लगता है और उस जगह में देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन मर्लिन उन सबके साथ लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस जगह से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जहाँ वो भागते भागते एक एली में पहुंच जाता है जहाँ वो एक बच्चे से टकराता है। यहाँ वो लड़का मर्लिन के कपड़ों को देखकर और मर्लिन के लुक्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाए। उसे लगता है कि शायद मर्लिन के पास कोई स्पेशल ट्रिक्स होगी, इसलिए वो उसे दिखाने के लिए कहता है, इसके बदले वो उसे पैसे देगा। तो इस चीज पर मर्लिन भी अपनी पावर्स का शो ऑफ करने के लिए एक भी सेकंड नहीं छोड़ता, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रख देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है, फालतू में खामा खा वो उसकी पावर से डर जाएगा। एनीवेज इतने से काम के लिए वो उससे 10 गोल्ड कॉइन्स मांगता है, जिसपे कि वो बच्चा उससे कहता है कि ऐसा तो तुमने कुछ भी नहीं दिखाया, ये कैसा तरीका है लोगों को लूटने का। अब अपनी बेइज्जती सुनकर एज अ डीमन किंग उसका ईगो हट हो जाता है और वो उस जगह में उस बच्चे को सबक सिखाने के लिए उसकी आइसक्रीम जमीन में फेंक देता है, जिस चीज पर वो बच्चा उस जगह में रोने लगता है और मर्लिन को डीमन कहने लगता है। लेकिन मर्लिन को इस चीज से प्राउड फील होता है। वो उस जगह में उस लड़के को एटीट्यूड दिखाकर चले जाता है और जैसे ही वो उस जगह से जाता है हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिटी में एलिस भी पहुंच जाती है, जो कि अपने घर के कुछ मेंबर्स के साथ एक न्यू मिशन के लिए आई है। अब उस जगह में आने के बाद एलिस की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो कि एक तरह की किताब बेच रहा था और वो किताब हीरो को लेकर ही थी, यानी कि एलिस के ऊपर, कि कैसे वॉर में हारने के बाद एलिस को डीमन किंग ने टॉर्चर किया था फिजिकली और मेंटली। इस चीज को देखकर एलिस बड़ी शॉक होती है और वो उस बंदे से कहती है कि ये क्या बकवास खबरें छाप रहे हो। तो वो बंदा बताता है कि ये कोई बकवास खबर नहीं है, बल्कि मैंने इसके जैसे हजारों कॉपीज बेच चुकी है। और इस बात को सुनकर एलिस को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। एनीवेज मर्लिन के साथ जो एडवेंचरर्स का ग्रुप आया था वो उस जगह में अपने मिशन के लिए चले जाते हैं, जबकि एलिस का तो कोई अलग ही मिशन था, यानी कि उसी वांटेड बंदे को ढूंढने का, इस बात से अनजान कि वो और कोई नहीं बल्कि मर्लिन है। यहाँ दूसरी तरफ हम मर्लिन को देखते हैं जो कि उसी सिटी के एक छोटे से होटल में जाकर पहले तो भरपेट खाना खा लेता है, उसके बाद चुपके से निकलने का सोचता है, लेकिन इससे पहले ही वहाँ की ओनर उससे रोक लेती है। तो इस बात पर मर्लिन उस जगह में बहाने मारने लगता है कि वो तो जॉब ढूंढने के लिए आया था और वो एक परफेक्ट वेटर बन सकता है, लेकिन वो लेडी कहती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों रखूं, आई मीन मुझे नहीं लगता तुम इस काम को कर पाओगे। तो इस चीज को सुनकर मर्लिन उस जगह में उससे अपनी एक स्किल दिखाता है जिससे कि वो लोगों को एंटरटेन करेगा और वहाँ पर वो नाचने लगता है। वैसे जो भी कहो मर्लिन का ये डांस उस लेडी को नहीं बल्कि मुझको भी काफी अच्छा लगता है। उसकी ऐसी स्किल्स को देखकर वो लेडी एग्री हो जाती है। उस लेडी का नाम मार्था होता है। यहाँ वो लेडी मार्था मर्लिन से कहती है कि ठीक है, तुम इस जगह में जितने भी ड्रिंक्स को सेल करोगी उन सारी ड्रिंक का 15% में तुम्हें दे दूंगी, जो कि कोई बेकार डील नहीं थी। तो मर्लिन एग्री हो जाता है। यहाँ इसके बाद वो लेडी उसे जाकर आज ही से काम शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर वो लड़का भी पहुँच जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लेडी मार्था का ही बेटा था। मर्लिन को देखकर वो उसे पहचान लेता है कि ये तो वही बंदा है। अब इससे पहले कि वो लड़का उस जगह में मर्लिन को गालियां दे देता है एक दो, इससे पहले वो अपनी मॉम के डर के वजह से चुप हो जाता है। यहाँ उसकी मॉम अपने बेटे यानी कि हेनरी को मर्लिन को उसका रूम दिखाने के लिए कहती है, जहाँ रास्ते में जाते वक्त मर्लिन उससे कह रहा होता है कि प्लीज अपनी मॉम को मेरे बारे में मत बताना, इसके बदले मैं
तुम्हें अपनी स्किल्स दिखा सकता हूँ स्वॉर्डमैनशिप की, लेकिन हेनरी उससे कहता है कि तुम्हारी स्किल्स मैंने देख ली थी उस टाइम पर, जो कि कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इस दुनिया में एक ही बंदे से ट्रेन करना चाहता हूँ, जो कि और कोई नहीं, मेरा हीरो नाइट ब्लेड है। इस बात को सुनकर मर्लिन उस जगह में हंसने लगता है और कहने लगता है कि इसलिए तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट ब्लेड तुम्हारे सामने ही खड़ा है। और ये कहते हुए वो उस जगह में फ्लैक्स करने लगता है, जिस चीज को देखकर हेनरी काफी ज्यादा इरिटेट होता है और उसे लात मारकर उसे उसके रूम में छोड़ देता है और जगह से चले जाते हैं। या हम रात के वक्त उन्हें एडवेंचरर के ग्रुप को देखते हैं, जो कि उन गॉब्लिन्स के सामने कमजोर पड़ने लगे थे और लगभग हार ही जाते हैं। यहाँ पर वो बंदा अपनी बंदी को बचाने के लिए उस लेडी गॉब्लिन के साथ एक डील कर देता है। या हम मर्लिन को देखते हैं, जो कि होटल के अंदर अपना सर्फिंग का काम कर रहा था, लेकिन उसका सर्फ करने का तरीका काफी ज्यादा अजीब था। वो आदमियों को ऐसा खाना दे रहा था जैसे कि वो भीख में दे रहा हो, जबकि दूसरी तरफ लड़कियों के सामने वो रिस्क मारने का एक भी चांस नहीं छोड़ता। इस बात से वहाँ पर जितने भी मेल कस्टमर्स होते हैं वो सबके सब इरिटेट हो जाते हैं और वो मर्लिन को सबक सिखाने का सोच रहे होते हैं। वैसे इस काम से जो मार्था होती है, यानी कि वहाँ की ओनर, वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि मर्लिन की वजह से उसकी ड्रिंक की सोल्स 2 गुना ज्यादा बढ़ गई। इस चीज के लिए वो मर्लिन को प्रेस करती है। यहाँ पर उसके पास एक आइडिया था कि क्यों ना वो मर्लिन के बारे में अखबारों में छापे और इस वजह से उनके कस्टमर्स की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन मर्लिन को मालूम था अगर ऐसा हुआ और कहीं खबर उसकी डीमन वर्ल्ड तक पहुंच गई तो वहाँ के लोग उसे पहचान लेंगे कि वो यहाँ पर एज अ बार डांसर काम कर रहा है। इसलिए वो इस जगह में मार्था से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम इस काम को ना ही करें तो बेहतर रहेगा, इसके बदले मैं अपना 100% दूंगा। तो जिस चीज पर मार्था एग्री हो जाती है। यहाँ कहीं ना कहीं मर्लिन की इतनी सारी अच्छी चीजों की वजह से मार्था मर्लिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और जब ये बिहेवियर हेनरी नोटिस करता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मर्लिन से कहता है कि तुम मेरी मॉम से दूर रहना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मर्लिन उसका सौतेला बाप बने। इसलिए वो मर्लिन को उस जगह में धमकी देने लगता है कि अगर वो उसकी मॉम के थोड़े भी नजदीक आने की कोशिश करेगा तो वो उसकी गुद्दी फोड़ देगा। इस बात पर मर्लिन उस जगह में हंसने लगता है और मार्था के सामने कहने लगता है कि आजकल के बच्चे भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो हेनरी को पकड़ के बहुत कूटे।